दीपक के सर से एक मुसीबत जाती नहीं है कि दूसरी उसके सर पर आकर बैठ जाती है। हर दिन कोई ना कोई तमाशा जरूर होता है यहाँ। यही सब बातें सोच सोच कर दीपक के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ज्योति को पीरियड्स क्या शुरू हुए, पूरे घर में जैसे सुनामी आ गई थी। ज्योति की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, या यूं कहिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें बिन बुलाए मेहमान की तरह उसकी जिंदगी में घुस रही थी। ज्योति के रसोला का दूसरा दिन था। एक तो ज्योति बहुत कमजोर थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। चोटें भी पूरी तरह से भरी नहीं थी अभी उसकी। ऊपर से इतना तनाव, फूल सा चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया था उसका। दीपक रसोई घर में ज्योति के लिए नाश्ता बना रहा था, तभी वहां दीपक की अम्मा आ गई। दीपक को नाश्ता बनाते हुए देखा तो उससे कहने लगी, दीपक, तुम काहे नाश्ता बना रहे हो? हमें कह देते, हम बना देती। दीपक की अम्मा को अजीब सी गंध आने लगी। उन्होंने अपना नाक नाक सिकोड़ते हुए कहा, पर तू बना क्या रहा है? दीपक की अम्मा गैस की तरफ देखने लगी तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। दीपक, तुमने हमारे रसोई घर को अपवित्र कर दिया। किसने कहा तुझे अंडा यहाँ बनाने के लिए? दीपक की अम्मा अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढकते हुए रसोई घर के दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो गई। तू तो ये सब नहीं खाता था। दीपक, अम्मा, पहले की बात और थी। दीपक की अम्मा, हम समझे नहीं। दीपक, अम्मा, मैं नाश्ता अपने लिए नहीं बना रहा हूँ। दीपक की अम्मा, तो किसके लिए बना रहा है अंडा? हमारे घर की रसोई में। दीपक ने आमलेट बनाते हुए कहा, ज्योति के लिए। दीपक की अम्मा ने अपने माथे पे जोर से हाथ मार लिया। सत्यानाश, मतलब तूने अपनी लुगाई के लिए अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। दीपक ने ट्रे में चाय का कप रखा और साथ में दो सादा पराठे और आमलेट रखकर रसोई घर से बाहर निकल कर आ गया। दीपक, अम्मा, ज्योति बहुत कमजोर हो गई, इसलिए डॉक्टर ने सलाह दी है कि उसे हर रोज अंडे खाने चाहिए। अरे जीजी सुनो, इस लड़की की वजह से हमारे दीपक ने हमारी रसोई भ्रष्ट कर दी है। उस रसवाला ज्योति के लिए ये नाश्ता बनाकर लेकर जा रहा है। सावित्री जी गुस्से से लाल पीली होती हुई अपने कमरे से बाहर निकली। इस ज्योति ने तो हमारी जिंदगी नरक बना दी। पहले इसकी वजह से हमारी बरसों की बनाई परंपरा को इसने तोड़वा दिया, और अब हमारा घर और रसोई भ्रष्ट करवा दी इसने। ये मर जाए तो हम गंगा नहा लें। सावित्री जी ने दांत पीसते हुए कहा। दीपक सबकी बातों को इग्नोर करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ज्योति के कानों में जब सावित्री जी और दीपक की अम्मा की कही बातें सुनाई दी तो ज्योति की आंखों में आंसू आ गए। तभी दीपक ने अपने कमरे में प्रवेश किया। उसने ज्योति को रोते हुए देखा तो उसने चाय की ट्रे बेड के पास रखे टेबल पर रख दी, फिर उसके सामने आकर बैठ गया। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? तकलीफ ज्यादा हो रही है क्या? दीपक ने ज्योति की तरफ गहरी नजरों से देखकर कहा। ज्योति ने रोते हुए कहा, आपने मेरे लिए अपने बनाए नियम क्यों तोड़े? दीपक ने ज्योति की आंखों में देखकर कहा, अपनी पत्नी के लिए। ज्योति एक टक दीपक को देखने लगी, फिर अचानक से कहा, हम नहीं खाएंगे ये। दीपक, क्यों नहीं खाओगी? मैंने बनाया इसलिए। ज्योति, क्योंकि हम ये सब नहीं खाते। मुझे पता है तुम खाती हो, लेकिन यहाँ आकर तुमने बंद कर दिया है। फूफा जी ने बताया है मुझे, पर हम फिर भी नहीं खाएंगे। माँ जी पहले से ही नाराज है हमसे। हम अगर ये खाएंगे तो वो और नाराज हो जाएंगे हमसे। दीपक को गुस्सा आ गया। वो ज्योति के सामने से उठकर खड़ा हो गया। मत खाओ, सिर्फ औरों को खुश करो, फिर मर जाना अपनी इस सो कॉल्ड परंपरा को निभाने के लिए। अपनी जान की आहुति दे देना। शरीर में जान नहीं है और इन्हें परंपरा निभानी है। दीपक आज बहुत गुस्से में था। वैसे भी आप मेरी कही बात क्यों मानेंगे? आपका लगता ही क्या हूं मैं, जो आप मेरा कहा मानेंगे? दीपक गुस्से से कमरे से बाहर जाने लगा, पर दरवाजे पर जाकर उसके कदम रुक गए। खाना हो तो खाना, वरना उठाकर फेंक देना, औरों को खुश करने के लिए। दीपक गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकल गया। ज्योति दीपक की बात सुनकर रोने लगी। आप बहुत अच्छे हैं, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ। ज्योति रोते हुए दीपक का लाया हुआ नाश्ता करने लगी। दीपक अपने बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर आंगन में रखी हुई खाट पर बैठा हुआ था। राजेश जी ने उसे यूं ही बैठे देखा तो उसके पास आ गए। दीपक, ऐसे क्यों बैठे हुए हो? दीपक ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा। पापा जी,
मैं इन रोज रोज के झगड़ों से बहुत परेशान हो गया हूँ। एक तरफ माँ और बुआ और दूसरी तरफ ज्योति, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, पर कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। मेरी नई नई जॉब लगी है, इन सब बातों की वजह से मेरी नौकरी सफर कर रही है। दीपक, तुम क्या कहना चाहते हो बताओ। फूफा जी, मैं यहाँ से दिल्ली शिफ्ट होना चाहता हूँ। मेरी कंपनी की ब्रांच है वहाँ। कंपनी रहने के लिए फ्लैट दे रही है। ज्योति को साथ लेकर जाओगे? दीपक राजेश जी को देखने लगा। उसी के लिए तो ये सब कर रहा हूँ, पर वो समझती ही नहीं है। वो भी परंपराओं की बेड़ियों से जकड़ी हुई है। उसे इन सब बातों से मुक्ति दिलवाना चाहता हूँ। राजेश जी ने दीपक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, दीपक, आज ज्योति जैसी है उसमें उसका कसूर नहीं है। बचपन में माँ बाप चल बसे तो माँ बाप के स्नेह से वंचित रह गई। भाई भाभी ने स्नेह दिया नहीं। फिर यहाँ आई दिनेश की बहू बनकर, तो विधाता ने उसे दिनेश को छीन लिया। उसे खुश रहने का मौका ही कहाँ मिला है। तुमसे शादी उसने मेरे कहने पर की है, पर मैं जानता हूँ तुम्हारा स्नेह जब उसे मिलेगा तो वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। इस घर में पहले दिनेश उसकी केयर करता था, पर अचानक वो चल बसा। ज्योति फिर अकेली हो गई। मैं ज्योति को एक पिता का स्नेह दे सकता हूँ बस, पर तुम उसके पति हो। उसे इतना स्नेह दो कि वो खुद ब खुद तुम्हारे पास चली आए, तुमसे अपने दिल की हर बात शेयर करे। बचपन से वो दबाव में जीती आई है, पर मुझे यकीन है तुम उसे बदल दोगे। तुम उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप जी? सावित्री जी दीपक और राजेश जी के सामने आकर खड़ी हो गई। राजेश जी, वही कहा है जो सही है। दीपक की अम्मा, नहीं दीपक कहीं नहीं जाएगा। अगर जाना है तो अकेला जाएगा, ज्योति इसके साथ नहीं जाएगी। दीपक अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। ज्योति मेरी पत्नी है और पत्नी हमेशा अपने पति के साथ रहती है, ना कि अलग। दीपक, तुम हमारी बनाई हर परंपरा को तोड़ रहे हो उस लड़की के लिए, जिसके कारण आज हमारा बेटा हमसे जुबान लड़ा रहा है। दीपक की अम्मा गुस्से से बोली, अम्मा, यहाँ रहा तो आप हर रोज अपनी परंपरा के खजाने से हर रोज कोई नई नई परंपरा निकालेंगे। मेरी शादीशुदा जिंदगी परंपरा की चक्की में बेमतलब के बनाए रीति रिवाज के साथ घुन की तरह पिस रही है। मुझे ये सब मंजूर नहीं है। मुझे अपनी गृहस्थी बसानी है। सारी जिंदगी इन झगड़ों में उलझ कर नहीं रह सकता हूँ मैं। मेरा आखिरी फैसला है, मैं ज्योति को अपने साथ दिल्ली ले जा रहा हूँ बस। और आप सबसे यही उम्मीद करूंगा कि आप हमारे जाने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं डालेंगे। दीपक की अम्मा और बुआ दोनों दीपक को आंखें बड़ी करके देखने लगी। दीपक वहां से तेजी से अपने कमरे की ओर चला गया। ज्योति आराम कर रही थी। दीपक ने एक सूटकेस निकाला, उसमें अपने और ज्योति के थोड़े बहुत कपड़े रख लिए। ज्योति की नजर जब दीपक पर पड़ी तो उससे देखने लगी। ज्योति, आप कहीं जा रहे हैं क्या? दीपक, मैं नहीं, हम। ज्योति, हम मतलब? दीपक, हम मतलब आप मेरे साथ दिल्ली जा रहे हैं। ज्योति दीपक की बात सुनकर एकदम से उठकर बेड पर बैठ गई। आपके साथ जाकर हम क्या करेंगे? दीपक ने गहरी नजरों से ज्योति को देखा, अपनी जगह पर अलमारी के पास खड़ा रहा। वही जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। दीपक ज्योति के चेहरे के भाव को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मिन्नतें करवाए बिना उठकर तैयार हो जाइए, आज शाम की गाड़ी है। पर हमारा सामान, कपड़े, उसकी चिंता मत करिए। मैं वहां जाकर आपको नए कपड़े खरीदवा दूंगा और बाकी सामान भी। इतना तो मैं कमा ही लेता हूँ कि आपकी हर जरूरत को पूरा कर सकूं। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कहकर दीपक कमरे से बाहर निकल आया और ज्योति दीपक को हैरानी से जाते हुए देख रही थी। दीपक ज्योति दिल्ली जाने के लिए तैयार थे। दीपक ने अपने कमरे में से अपना ट्रॉली बैग लाकर आंगन में रख दिया। ज्योति ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपना सिर ढका रखा था। वो थोड़ी सी डरी हुई थी, तो दीपक ने ज्योति के हाथ को अपनी हथेली में कस लिया। दीपक राजेश जी के पास आकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद देने लगा। फूफा जी, हम चलते हैं। राजेश जी ने दीपक के सिर पर अपना स्नेह भरा हाथ रखा। दीपक, अपना और ज्योति का ख्याल रखना। फूफा जी, आप भी अपना ख्याल रखना और अपनी दवाइयां भी वक्त पर लेते रहना। मैं दिल्ली जाकर आपको भी वहां पर बुला लूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो। तुमने मुझे जहां से दवाई दिलवाई है, मुझे उस दवाई से फर्क पड़ गया है।
तभी ज्योति नम आंखों से राजेश जी के पैर छूने लगी तो राजेश जी ने ज्योति को अपने पैर नहीं छूने दिए। उसे अपनी बेटी समझकर अपने गले से लगा लिया। ज्योति राजेश जी के गले से लगकर रोने लगी। राजेश जी ज्योति के सर पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को सहलाने लगे। ज्योति, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है और आगे भी समझता रहूंगा। तुम अब हमारी चिंता करना छोड़ दो, अपनी गृहस्थी बसाओ। दीपक को भी शिकायत का मौका मत देना बिटिया। दीपक बहुत नेक दिल लड़का है, उसका दिल कभी भी भूल से ना दुखाना। हमें अब चलना होगा फूफा जी, ट्रेन 2 घंटे बाद की है, रेलवे स्टेशन पहुंचने में भी वक्त लगेगा। राजेश, दीपक तुम सामान लाओ, घर के बाहर मैं ऑटो वाले को बुला कर लाता हूँ। राजेश जी ज्योति की गाल को थपथपाकर ऑटो रिक्शा को लाने के लिए चले गए। ज्योति चलिए, सुनिए, अम्मा और माँ जी से तो हम मिले ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमसे मिलने की। सावित्री जी और दीपक की अम्मा ने ज्योति को दूर से खड़े होकर कहा। दीपक ज्योति उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाने लगे तो दोनों मुंह बनाकर वहां से चली गई। ज्योति का दिल टूट कर रह गया। दीपक ज्योति के पास आया। चलिए। दीपक ने ज्योति का एक हाथ अपने हाथ में लिया और घर से बाहर निकल आया। ज्योति बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी पर पीछे कोई खड़ा नहीं था। राजेश जी ने ऑटो वाले को बुला लिया था। राजेश जी ने दीपक ज्योति को अपने गले से लगा लिया। जाओ तुम दोनों, दिल्ली पहुंचने की खबर दे देना। फूफा जी आप चिंता मत करना, मैं वहां पहुंचकर आपको कॉल कर दूंगा। दीपक ज्योति ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए और राजेश जी अपनी नम आंखों को पोंछते हुए घर न जाकर मंदिर की ओर चल पड़े। कुछ घंटों बाद दीपक ज्योति दिल्ली पहुंच गए थे। दीपक ने अपने एक हाथ में ज्योति का हाथ थामा और दूसरे हाथ में अपना ट्रॉली बैग पकड़कर स्टेशन से बाहर निकल आया। स्टेशन से बाहर आया तो वहां पहले से ही कैब खड़ी थी जिसे दीपक ने बुलाया था। दीपक ने गाड़ी में ही बैठे हुए कैब बुक कर ली थी। अपना सामान गाड़ी की डिक्की में रखकर ज्योति को पहले गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाया, फिर खुद ज्योति के पास आकर बैठ गया। गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगी। ज्योति पहली बार दिल्ली जैसे बड़े शहर में आई थी। वो खिड़की से बाहर बड़ी बड़ी इमारतें देख रही थी। ज्योति के चेहरे पर खुशी थी। कुछ देर बाद ज्योति सो गई। दीपक ने देखा ज्योति सो गई है। सोती हुई उसकी गर्दन इधर उधर लुढ़क रही थी। दीपक ने ज्योति की गर्दन को पीछे से अपनी बाह ज्योति के कंधे पर रखकर, ज्योति का सिर अपने कंधे पर रखकर ज्योति को अपनी एक बाह के घेरे में ले लिया। कुछ देर बाद दीपक को कैब साउथ एक्स स्थित बहुत बड़ी इमारत के सामने जाकर रुक गई। दीपक ने ज्योति को उठाया तो वो आंखें मसलती हुई उठी। हम कहाँ हैं? हम हमारे अपार्टमेंट के नीचे खड़े हैं। अब आप गाड़ी से बाहर आइए। ज्योति अपनी साड़ी को अपनी कमर से सही करके गाड़ी से बाहर निकल आई। दीपक ने कैब वाले को पैसे दिए और वहां से रवाना हो किया उसे। दीपक ने ज्योति को चलने के लिए कहा पर ज्योति लड़खड़ा गई। दीपक हौले से मुस्कुरा दिया। दीपक ने फिर ज्योति का हाथ अपने हाथ में लिया और अपना सामान लेकर बिल्डिंग के अंदर घुस गया। लिफ्ट से दोनों सातवें माले पर पहुंच गए। दीपक ने अपने फ्लैट के दरवाजे का लॉक अपनी जेब से चाबी निकालकर खोला। दीपक ने ज्योति को घर के अंदर आने के लिए कहा। ज्योति वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर पूरे घर का मुआयना करने लगी। एक बहुत बड़ा लिविंग रूम, उसके सामने ही ओपन किचन, ठीक उसके सामने एक कमरा दिखाई दे रहा था। घर बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। ज्योति घर देखने के लिए आगे बढ़ने लगी पर उसका पैर अचानक से मुड़ गया। ज्योति नीचे फर्श पर गिरती उससे पहले ही दीपक ने ज्योति को अपनी बाहों में संभाल लिया पर दीपक खुद को न संभाल पाया और दोनों एक दूसरे के ऊपर फर्श पर गिर गए। ज्योति दीपक एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। वैसे गृह प्रवेश करने के अंदाज अच्छा लगा मुझे। दीपक आराम से वहीं अपने सिर के नीचे अपना एक हाथ रखकर लेट गया। ज्योति दीपक के ऊपर गिरी हुई थी। वो दीपक से नजरें नहीं मिला पा रही थी। ज्योति दीपक के ऊपर से उठने लगी तो उसके खुले बाल दीपक की पहनी हुई शर्ट के बटन से उलझ गए। ज्योति का मन अपना सर पीटने को कर रहा था। वो जल्दी से दीपक से दूर होना चाहती थी क्योंकि आज पहली बार ज्योति दीपक के सीने से लगी हुई थी। उसने पहली बार दीपक को करीब से देखा था। जल्दबाजी में दीपक की शर्ट के बटनों में से अपने उलझे हुए बालों को निकालते समय दीपक की शर्ट के बटन टूट गए। चोर नजरों से दीपक के मजबूत सीने को देखकर ज्योति का दिल ने अचानक से तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। दीपक के चेहरे से आ रही आफ्टर सेव लोशन की गंध से ज्योति विस्मित होती जा रही थी।
दीपक की फूली हुई मजबूत मांसपेशियां देखकर ज्योति जाने कैसे एहसास में डूबी कि उसने दीपक के सीने पर अपना हाथ रख दिया। तब ज्योति को ऐसा लगा जैसे उसे जोरदार करंट लगा हो, जैसे बिजली की नंगी तारों को छूने से लगता है। ज्योति को ऐसा महसूस होने लगा। ज्योति का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। तो ज्योति दीपक के ऊपर से उठने लगी तो दीपक ने ज्योति की कोरी कमर पर अपना हाथ लपेटकर ज्योति को उठने नहीं दिया। आपका दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है ज्योति? दीपक ने अपने सीने पर बिखरे हुए ज्योति के लंबे काले रेशमी बालों को उसके कानों के पीछे लगाते हुए पूछा। ज्योति के दोनों हाथ दीपक के सीने पर थे। ज्योति को बहुत लज्जा आ रही थी जिस तरह से दीपक उसे देख रहा था। ज्योति फिर से दीपक के ऊपर से उठने लगी तो दीपक ने ज्योति के बालों की कुछ लटों को अपनी एक मुट्ठी में भर लिया और उसके बालों के करीब जाकर अपनी आंखें बंद करके ज्योति के बालों में से आ रही खुशबू लेने लगा। मुझसे दूर जाने की जल्दी है या वजह कुछ और है? दीपक का हाथ ज्योति की पतली कोरी कमर को अपने हाथ के आलिंगन में बांधते हुए कहने लगा। दीपक का स्पर्श चुंबकीय था। ज्योति को महसूस होने लगा क्योंकि ज्योति दीपक की शख्सियत देखकर उसकी तरफ खींची जा रही थी। दोनों इससे आगे बढ़ पाते तभी दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। लो, अभी हमारी प्रेम कहानी शुरू ही हुई थी कि पता नहीं कौन कबाब में हड्डी बन गया, दीपक खींचते हुए बोला। उधर दरवाजे पे कोई दरवाजे को लगातार पीट रहा था। दीपक को दरवाजा पीटने वाले पर गुस्सा आ रहा था। इतने अच्छे रोमांटिक मूड का सत्यानाश करने पर तुला है ये दरवाजा पीटने वाला। तभी ज्योति हड़बड़ाकर दीपक के ऊपर से उठने लगी तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई क्योंकि ज्योति के बाल अब दीपक के गले में पहनी सोने की चैन से उलझ गए थे। क्या कर रही हैं आप ज्योति? थोड़ा आराम से। जी वो दरवाजे पे कोई है। तो क्या हुआ, जरा आराम से, वरना बाल खिंच जाएंगे आपके और आपको दर्द होगा। ज्योति के कुछ बाल दीपक के गले में पहनी सोने की चैन से उलझे हुए थे तो कुछ बाल दीपक के खुले सीने पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा उसके बालों ने ढक लिया था। ज्योति शर्माई सी लज्जाई हुई बोली, ज्योति जो भी है दरवाजे पर उसे बजाने दो दरवाजा। शादी के बाद पहली बार हम दोनों को एक दूसरे इतने करीब आने का मौका मिला है, पर ये प्यार की दुश्मन दुनिया दर्द न जाने हम जैसे दिल जले आशिकों का। दीपक नौटंकी करते हुए ज्योति के बिखरे और उलझे बालों को सुलझाते हुए कहने लगा, फिर उसके सुलझे बालों को अपने सीने से हटाकर उसके कानों के पीछे करते हुए कहने लगा, वैसे ऐसे मूवमेंट देखने को आंखें तरस गई थी मेरी, पर चलो अब ऐसे मूवमेंट हर रोज देखने को मिलेंगे मुझे। दीपक ने ज्योति को देखकर अपनी आंख विंक कर दी। ज्योति दीपक की नौटंकी मुंह खोलकर देखने लगी। तभी फिर दरवाजे को किसी ने पीटा। दीपक ने अपना सर पीट लिया। अब ज्योति बिना देर किए जल्दी से दीपक के ऊपर से उठ गई और अपनी साड़ी ठीक करने लगी। अपने बालों को ठीक से संभाल लिया। दीपक जब फर्श पर से उठा तो अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगा तो बटन बंद ही ना हो। जब उसकी नजर अपनी शर्ट की तरफ गई तो दीपक अपनी शर्ट को देखकर मुस्कुराने लगा क्योंकि उसकी शर्ट पर एक भी बटन टका हुआ ही नहीं था। ज्योति चोर नजरों से दीपक को देखती तो कभी उसकी बटनों के बिना पहनी हुई शर्ट देखती, फिर उसकी नजर फर्श पर टूटे बटनों पर गई। ज्योति बुरी तरह झेप गई। दीपक खुली शर्ट के साथ दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा तो रुकिए, आप मत जाइए ऐसे, हम जाते हैं दरवाजा खोलने के लिए, आप जाकर कपड़े बदल लीजिए। जो हुक्म आपका सरकार। दीपक ने ज्योति के सामने अपना सर झुका लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं तो बस। दीपक ने इतना ही कहा अब कि दरवाजे को कोई बुरी तरह पीटने लगा। ज्योति दरवाजा खोल दीजिए वरना आप कोई दरवाजा उखाड़ कर घर में घुस जाएगा। ज्योति जल्दी से दरवाजा खोलने लगी और दीपक अपने कमरे में चला गया। ज्योति ने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। आप कौन है? उसने ज्योति को देखकर सवाल किया। जी हम ज्योति हैं। तो आप हैं ज्योति भाभी? वो लड़की बेहद उत्साहित होकर कहने लगी। वो घर में घुसने लगी तो ज्योति दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। वो लड़की ज्योति को देखकर मुस्कुराने लगी। भाभी जी मैं लाजो हूँ, मैं यहाँ झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन और खाना सब मैं ही करती हूँ। दीपक भैया ने आपके बारे में बताया था मुझे फोन करके और अपने आने की खबर भी कर दी थी। मैं कब से दरवाजे पर थी पर आपने खोला क्यों नहीं? अरे ज्योति लाजो की बात का क्या जवाब देती। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, वो हम सो गए थे इसलिए दरवाजा खोल नहीं पाए। ओ अच्छा, क्या मैं घर के अंदर आ जाऊं अब? ज्योति कुछ कहती उससे पहले ही दीपक बढ़िया से तैयार होकर आ गया। ज्योति को दरवाजे पर ऐसे खड़ा देखा तो दीपक ने कहा,
ज्योति, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? कौन है दरवाजे पर? भैया जी, मैं हूँ लाजो। दीपक अपनी सफेद जो शर्ट की बाजुओं को फोल्ड करते हुए दरवाजे पे आ गया। अरे लाजो, दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। लाजो ने ज्योति की तरफ देखा तो दीपक समझ गया कि ज्योति ने लाजो को रोक रखा है। ज्योति, ये लाजो है, मेरी धर्म बहन। दीपक ज्योति को देखने लगी तो उसे महसूस हुआ कि वो कब से लाजो का रास्ता रोक कर खड़ी है। हमें माफ कर दीजिए लाजो जी, आप भीतर आइए, कहकर ज्योति दरवाजे पर से हट गई। लाजो घर के अंदर आ गई पर ज्योति दरवाजा अंदर से बंद करना भूल गई। भैया जी, भाभी बहुत सुंदर है और अच्छी है। दीपक बहुत ही प्यार से ज्योति को देख रहा था। अभी सभी बात कर रहे थे तभी किसी ने दरवाजा बिना खटखटाए दरवाजे को फटाक से खोला और अंदर की तरफ घुस गया। दीपक और लाजो ने उसे देखकर अपने सिर पर हाथ मार लिया और ज्योति, वो तो हैरान परेशान होकर सबको देख रही थी। ज्योति, दीपक, लाजो हैरानी से उसे देख रहे थे जो बिन बुलाए मेहमान इनके घर आ धमका था। अंकल, चॉकलेट चाहिए। दीपक लाजो ने उसे देखकर अपना सर पीटिया और हंसने लगे क्योंकि ये 3 साल का बच्चा निक्कर पहने बिना इनके घर आ गया, जिसे देखकर ज्योति फिलहाल मुस्कुरा रही थी। अंकल, चॉकलेट दो ना। इसे चॉकलेट बिल्कुल मत देना भैया, बहुत शैतान हो गया है। दीपक के फ्लैट के बिल्कुल सामने एक फ्लैट था जहां से एक औरत बच्चे की निक्कर हाथ में पकड़ी हुई उसके पीछे भाग रही थी और बच्चा अपने घर से भागकर दीपक के फ्लैट में आ गया। वो बच्चा ज्योति के पीछे छिप गया। मुझे आपसे बात नहीं करना है मम्मा। चिंटू, मुझे ज्यादा परेशान मत कर, चल घर चल। चिंटू की मम्मा थकी हुई आवाज में बोली। नहीं, नहीं जाऊंगा मैं, चिंटू ज्योति के पीछे छिपकर कहने लगा। चिंटू की मम्मी चिंटू को ज्योति के पीछे से जबरदस्ती खींचने लगी तो चिंटू रोने लगा। रुकिए, हम बात करते हैं चिंटू जी से, ज्योति बहुत प्यार से बोली और चिंटू की तरफ मुंह करके उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। अच्छा, तो आप बताइए कि आप अपनी मम्मा को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? ज्योति ने चिंटू के बिखरे बाल संभालते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। मम्मा मुझ पर चिल्लाती है और गुस्सा करती है, चिंटू ने बहुत मासूमियत से कहा। चिंटू की मम्मा चिंटू की बात सुनकर बंगले झांकने लगी। फिर ज्योति ने चिंटू को अपनी गोद में उठाया और हॉल में रखे सोफे पर दोनों जाकर आमने सामने बैठ गए। मम्मा, आप पर क्यों चिल्लाती हैं? मैं छोटा सा हूं ना, तो मैं अपने सारे काम खुद नहीं कर पाता हूँ। जब मुझे सुसु आता है तो मैं मम्मा से कहता हूँ, मम्मा मुझे सुसु आया है, मुझे करवा दो, नहीं तो मेरी निक्कर खराब हो जाएगी। चिंटू अपनी टूटी फूटी भाषा में अपनी बात सबके सामने रखने लगा। सभी चिंटू की कही बात को ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा चिंटू जी, जब आप मम्मा से कहते हो मम्मा मेरा ये काम कर दो, तब मम्मा आपकी बात नहीं सुनती है? मम्मा तब काम करने में बिजी होती हैं, मेरी बात ही नहीं सुनती हैं। चिंटू की बात सुनकर चिंटू की मम्मी ने अपना सर झुका लिया। चिंटू जी, आप तो गुड बॉय हो ना? हाँ, मैं गुड बॉय हूँ। तो चिंटू जी, आप एक बात बताइए, क्या आप अपनी मम्मी की कही सभी बातें मानते हो? ज्योति बहुत प्यार से चिंटू से बात कर रही थी। चिंटू ने नाम में सर हिला दिया। चिंटू जी, गलत बात। आपकी मम्मा आपका ख्याल रखती हैं, आपके घर का ख्याल रखती हैं, तो जब मम्मा आपसे कुछ कहती हैं तो आपको भी अपनी मम्मा की बात सुननी चाहिए ना। पूरा दिन घर का काम, फिर आपको संभालना, आपकी मम्मा भी थक जाती हैं और जब आप अपनी मम्मी की कही बात नहीं सुनते हैं तब मम्मी आप पर चिल्लाती हैं, है ना? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब सोचिए, अपनी मम्मा को सॉरी बोलिए और इनसे वादा कीजिए कि आज के बाद उनकी हर बात सुनेंगे। ओके आंटी, पर आप भी मम्मा को बोलिए, वो भी कभी मुझ पर चिल्लाएंगी नहीं। तभी चिंटू की मम्मी दौड़ते हुए आई और चिंटू को अपनी गोद में उठा लिया। आई एम सॉरी बेटा, अब मैं आप पर कभी नहीं चिल्लाऊंगी। मम्मा, मैं भी आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। चिंटू की मम्मी ने चिंटू के गाल को चूम लिया। आई एम सॉरी, पर मैं भी क्या करूं, सारा दिन घर का काम, बच्चे की देखभाल, घर की बाकी जिम्मेदारियां, सब कुछ मेरे कंधे पर है। चिंटू के पापा ज्यादातर ऑफिस के काम से टूर पर बाहर जाते हैं, पर आज के बाद मैं चिंटू को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और मैं भी मम्मा कहकर चिंटू अपनी मम्मा के गले से लग गया। दीपक भैया, आपकी पत्नी बहुत समझदार है और अच्छी भी है, चिंटू की मम्मी ज्योति को देखकर बोली। दीपक ज्योति को देखकर बस मुस्कुरा दिया, पर जाने क्यों ज्योति खुद में सिमटने लगी।
चिंटू और उसकी मम्मी दीपक के वहाँ से चले गए। दीपक, लाजो दीदी जल्दी से नाश्ता बना दीजिए, बहुत भूख लगी है, उसके बाद मैं आराम करूँगा। लाजो, मैं भी नाश्ता बनाती हूँ आप दोनों के लिए, कहकर लाजो रसोई घर में घुस गई। दीपक, ज्योति आप जाकर फ्रेश हो जाइए। ज्योति ने हाँ में सर हिलाया और कमरे की तरफ चली गई। कुछ देर बाद ज्योति दीपक ने नाश्ता किया और अपने कमरे में आराम करने चले गए। ज्योति और दीपक एक ही बेड पर शेयर कर रहे थे, पर ज्योति एक ही कोने में दुपट्टा लेटी हुई थी, दीपक की ओर अपनी पीठ करके। ज्योति दीपक का रिश्ता एक जगह आकर ठहर गया था। दीपक ज्योति के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करना चाहता था, पर ज्योति आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसा नहीं था कि ज्योति कोशिश नहीं कर रही थी, बस वो झिझक रही थी। दीपक ज्योति आपस में हंसी मजाक करते, हर संडे घूमने जाते। दीपक ज्योति का बहुत ख्याल रखता और ज्योति भी दीपक की इस बात से प्रभावित हो रही थी। दीपक ज्योति के साथ छेड़खानी करता तो ज्योति शर्मा जाती, पर अब दीपक का सब्र जवाब दे रहा था। कब तक वो ज्योति के प्यार के लिए तरसता। एक दिन दीपक का सब्र का बांध टूट गया। दीपक ऑफिस से घर जल्दी लौट आया ताकि वो ज्योति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, पर ज्योति अपनी झिझक न छोड़ पाई। दीपक ने गुस्से से ज्योति के दोनों कंधों को कसकर पकड़ लिया। ज्योति, आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, ना ही मेरे करीब आने की कोशिश करना। थक गया हूं मैं अब। मैं हर रोज सोचता हूँ कि आज आप मेरे कहे बिना मेरे दिल की बात समझेंगी, मेरी आंखों में देखकर जान जाएंगी कि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। दीपक की बातें सुनकर ज्योति अवाक रह गई। दीपक की बात सुनकर भी ज्योति ज्योति चुप रही, पर कुछ नहीं बोली, बस अपना सिर झुकाकर खड़ी रही। दीपक ने जब ज्योति का झुका सिर देखा तो हताश होकर ज्योति के कंधे छोड़ दिया और उससे दूर खड़ा हो गया। अगर आप मुझे अपना कुछ नहीं मानती हैं तो मैं आज के बाद आपसे दूरी बनाकर रखूंगा। मेरी वजह से आपको कभी परेशानी नहीं होगी। ज्योति की नज़र दीपक की नम आंखों पर गई तो ज्योति दीपक से बात करने के लिए उसके करीब जाने लगी, तो दीपक ने ज्योति को अपना हाथ दिखाकर उसे अपनी जगह पर खड़े रहने का इशारा किया। मेरे करीब आना है तो मेरी बनकर आना। मुझे आपसे प्यार है, पर मुझे आपका प्यार भीख में नहीं, अपनाना हो तो पूरे दिल से हमारे रिश्ते को अपनाना। आज दीपक ने अपने दिल की बात कह दी और जता भी दिया कि वो ज्योति से प्यार करता है। दीपक ज्योति को बिना देखे वहां से चला गया और ज्योति दीपक को जाते हुए देख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, दीपक ने ज्योति से बात करना बंद कर दिया। ना ही एक कमरे में सोते थे, दोनों में बहुत दूरियां आ गई थी। ज्योति को भी दीपक की आदत लग चुकी थी, उसकी चुप्पी उसे अंदर से तोड़ रही थी। ज्योति दीपक से बात करने का मौका तलाशने लगी, पर दीपक ज्योति को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता। एक दिन दीपक ऑफिस जाने के लिए घर से जाने लगा तो ज्योति ने दीपक की कलाई पकड़ ली।